नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अब कैस्टर पे चैप्टर 18 तक हो चुके हैं। चैप्टर 19, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेंचर्ड एंड एलिजाबेथ सैट कन्वर्सिंग बाय द फायर। तो हेंचर्ड और एलिजाबेथ आग के पास बैठ के बातचीत कर रहे हैं। इट वॉज 3 वीक्स आफ्टर मिसेज हेंचर्ड्स फ्यूनरल। मिसेज हेंचर्ड के अंतिम संस्कार के 3 सप्ताह बाद की बात है ये। द कैंडल्स वर नॉट लाइटेड, मोमबत्तियां नहीं जलाई गई हैं। एंड restless acrobatic flame poised on a coal called from the shady walls the smiles of all shapes that could respond, the older pier glass with gilt columns and huge entablature, the picture frames, sun-dry knobs and handles, and the brass rosette at the bottom of each ribboned bell pull on either side of the chimney piece. मोमबत्तियां नहीं जली हैं, और जो आग है उसकी जो लौ है, जो आग की जलने की शेप जो है, वो काफी बेचैन सी है और काफी कलाबाज सी दिखाई दे रही है, एक्रोबेटिक टाइप की दिखाई दे रही है वो। उससे क्या हो रहा है कि उससे दीवार के ऊपर जो सारी आकृतियां बनी हुई हैं उनकी छाया बन रही है। और उनकी छाया ऐसा लग रहा है कि जैसे वो पुरानी यादें हैं, जो मुस्कुराहटें हैं, उनको बुला रही है, जो कि अपने पुराने पियर ग्लास या फिर गिल्ट कॉलम जो होते हैं उन्हें, या विशाल ये एंटेबलेचर, मतलब जो मेहराब होता है ना घर का, उसको बोलते हैं एंटेबलेचर। वो पिक्चर फ्रेम्स, वो सनड्राई के नॉब्स और उन हैंडल्स को, ये सभी जो चीजें हैं उन सबको ये आग अपनी छाया से, अपनी रोशनी से छाया उनकी बना रही है दीवार के ऊपर। वो छाया प्रदर्शित हो रही है। साथ ही साथ वो जो ब्रास के रोजेट हैं, यानी कि घुंडियाँ और हैंडल वगैरह जो हैं ब्रास के बने हुए हैं, वो सभी चिमनी प्लेस के दोनों ओर एक तरीके से अपनी अपनी एक छाया प्रदर्शित कर रहे हैं, अपना एक प्रतिबिंब प्रदर्शित कर रहे हैं। अल्टीमेटली यहाँ पे जो बैठे हुए हैं ये, इसका एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि आग के पास बैठे हुए हैं दोनों बाप बेटी, और आग की वजह से जो आसपास की जगहें हैं, जैसे ओल्ड पियर ग्लास हो गए, गिल्ट कॉलम हो गए, बड़े बड़े मेहराब हो गए, पिक्चर के फ्रेम हो गए, सन ड्राई नॉब्स हो गए, कुंडियां और हैंडल्स जिनको बोलते हैं हम, ब्रास के बने हुए हैं, वो सभी के ऊपर आग से रोशनी पड़ रही है और दूसरी दीवार के ऊपर उनकी छाया पड़ती हुई दिखाई दे रही है। एलिजाबेथ, डू यू थिंक मच ऑफ ओल्ड टाइम्स, सेड हेंचर्ड। हेंचर्ड बोलता है कि एलिजाबेथ, क्या तुम अपने पुराने समय के बारे में ज्यादा सोचती हो? यस सर, ऑफन, शी सेड। हाँ सर, बिल्कुल, काफी बार ऐसा सोचती हूँ, उसने कहा। व्हाट डू यू पुट इन योर पिक्चर्स ऑफ देम। तो आप जो अपनी इमेजिनेशन है, अपनी जो तस्वीरें हैं, अपने दिमाग के अंदर आने वाली चीजें हैं, उनमें आप किनको देखती हो? मदर एंड फादर, नो बडी एल्स हार्डली। तो वो किसको देखती है? माँ को और पिताजी को देखती हूँ, उसके अलावा मुश्किल से ही कोई व्यक्ति। हैंचर्ड ऑलवेज लुक्ड लाइक वन बेंट ऑन रेजिस्टिंग पेन व्हेन एलिजाबेथ जेन स्पोक ऑफ रिचर्ड न्यूसन एज फादर। तो जब एलिजाबेथ जेन रिचर्ड न्यूसन को अपना पिता कहती है, तो ऐसा लगता है कि हैंचर्ड हमेशा अपने दर्द का प्रतिरोध करने वाले व्यक्ति की तरह दिखाई दे रहा है। एक ऐसे व्यक्ति की तरह दिख रहा है जो कि अपने दर्द को अपने अंदर दबाए हुए है। Ah, I am out of all that, am I not? He said, was Newson a kind father? तो हेंचर्ड कहता है, अच्छा, मतलब मैं तो इन सब चीजों से बाहर हूँ, है ना, मतलब मैं तुम्हारी यादों में नहीं हूँ। उसने कहा कि क्या न्यूसन एक दयालु पिता थे? यस सर, वेरी। हाँ सर, बहुत। हेंचर्ड्स फेस सेटल्ड इनटू एन एक्सप्रेशन ऑफ स्टोलिड लोनलीनेस। हेंचर्ड के चेहरे पर एक एकाकीपन की भावना उभर आई। स्टोलिड लोनलीनेस का मतलब होता है पूर्ण रूप से एकांत, एकदम अकेलेपन की भावना जैसा हो जाना। विच ग्रेजुअली मॉड्यूलेटेड इनटू समथिंग सॉफ्टर, जो कि धीरे धीरे नरम होती चली गई। सपोज आई हैड बीन योर रियल फादर, ही सेड। तो मतलब कल्पना करो कि अगर मैं तुम्हारा असली पिता होता, उसने कहा। वुड यू हैव केयर्ड फॉर मी एज मच एज यू केयर्ड फॉर रिचर्ड न्यूसन। तो क्या तुम मेरी उतनी ही परवाह करती जितनी तुम रिचर्ड न्यूसन की करती हो? आई कैन थिंक दैट, शी सेड क्विकली। आई कैन थिंक ऑफ नो अदर एज माई फादर एक्सेप्ट माई फादर। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती, उसने तुरंत कहा। मैं अपने पिता के अलावा किसी और को अपना पिता नहीं मान सकती। हेंचर्ड्स वाइफ वाज डिसेवर्ड फ्रॉम हिम बाय डेथ। हेंचर्ड की पत्नी मृत्यु के कारण उससे अलग हो गई थी। मतलब हेंचर्ड की पत्नी सूजन जो है,
वो रिचर्ड न्यूटन की मृत्यु के कारण उससे डिसेवर्ड हो गई थी, अलग हो गई थी। हिज फ्रेंड एंड हेल्पर फारफे बाय एस्ट्रेंजमेंट, उसके मित्र और सहायक फारफे के अलगाव के कारण। एलिजाबेथ जेन बाय इग्नोरेंस, और एलिजाबेथ जेन अज्ञानता के कारण। तो मतलब हेंचर सोच रहा है इस चीज को कि उसकी पत्नी को मृत्यु ने उससे अलग कर दिया है, उसका मित्र फारफे अलगाव की वजह से उससे अलग हो गया है, और एलिजाबेथ जेन वास्तविकता की या सच्चाई की जानकारी नहीं है, उसको सच्चाई के प्रति अज्ञान है, वो इस वजह से उससे अलग हो गई है। मतलब उसने सब कुछ खो दिया है, ऐसा एंचर्ड को महसूस हो रहा है। इट सीम्ड टू हिम दैट ओनली वन ऑफ देम कुड पॉसिबली बी रिकॉर्ड एंड दैट वाज द गर्ल। उसे लगा कि उनमें से केवल एक को ही याद किया जा सकता है, और वह कौन था? वो लड़की थी, जेन थी। हिज माइंड began vibrating between the wish to reveal himself to her and the policy of leaving well alone till he could no longer sit still। तो उसका मन जो था हेंचर का, उसको ऐसा लग रहा था कि उसका मन ये चाहता है कि वो खुद को प्रकट कर दे जेन के सामने, और मतलब जो सच्चाई है वो बता दे कि भाई मैं ही तेरा रियल फादर हूँ। और इस वजह से उसके कारण क्या होता कि वो जिस अकेलेपन का सामना कर रहा है, वो जो लोनलीनेस को वो फेस कर रहा है माइकल हेंजर, उससे उसको किसी तरीके से छुटकारा मिल जाता। और वो ये सब अभी करना चाहता है, वो इस चीज के लिए लंबा वेट नहीं करना चाहता। तो वो कह रहा है इसी बात को कि अकेले रहने की नीति के बीच वो कंपन करने लगता है और खुद को, अपने आप को जेन के सामने प्रकट करना चाहता है। और जब तक वो प्रकट नहीं करेगा ना उस सच्चाई को, जब तक वो और शांत नहीं बैठ सकेगा। He walked up and down and then he came and stood behind her chair। वो इधर उधर घूमा और उसके बाद वो जेन की कुर्सी के पीछे आके खड़ा हो गया। Looking down upon the top of her head, और उसके सर से नीचे की ओर देखने लगा। जेन के पीछे खड़ा है वो, और जेन के सर के ऊपर थोड़ा सा डिस्टेंस होती है ना बीच में, तो अपने सर को नीचे झुकाकर जेन की तरफ देखने लगा। He could no longer restrain his impulse। वो अपने आवेग को नहीं रोक सकता था। What did your mother tell you about me, my history? He asked। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें मेरे इतिहास के बारे में बताया है? उसने पूछा। That you were related by marriage, कि आप विवाह संबंध से जुड़े हैं। She should have told more before you knew me। मुझे तुमसे मिलने से पहले उसे तुम्हें और बताना चाहिए था। Then my task would not have been such a hard one। तब मेरा काम इतना मुश्किल नहीं होता। एलिजाबेथ, इट इज आई हु एम योर फादर। तो आखिर उससे रहा नहीं गया है, और वो कहता है, एलिजाबेथ, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, एंड नॉट रिचर्ड न्यूसन, ना कि रिचर्ड न्यूसन। शेम अलोन प्रिवेंटेड यू रेस्ड पेरेंट्स फ्रॉम ओइंग दिस टू यू while both of them were alive। शर्म की बात है कि तुम्हारे जो रेच्ड पेरेंट्स है, यानी कि अभागे माता पिता, तो अपने आप को काफी शर्मिंदगी महसूस करते हुए कह रहा है कि बहुत शर्मिंदगी की बात है कि तुम्हारे अभागे माता पिता को तुम्हारे सामने ये बात स्वीकार करने से रोक दिया गया उस शर्म के द्वारा, जबकि वे दोनों जीवित थे। मतलब हेंचर्ड इस चीज को अब स्पष्ट कर देना चाहता है कि काफी शर्मिंदगी की बात थी हमारे लिए, मेरे लिए और सूजन के लिए, कि हम उस सच को अपने सूजन के जीवित रहते हुए तुम्हारे सामने प्रकट नहीं कर पाए। हम तुमको सूजन के जिंदा रहते समय तक ये सच नहीं बता पाए, क्योंकि एक शर्म की बात, एक माता पिता के लिए इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है कि वो दोनों जीवित हैं और अपनी बच्ची को उसके जीवन की सच्चाई के बारे में नहीं बता पा रहे हैं। द बैक ऑफ एलिजाबेथ हेड रिमेन्ड स्टिल। तो ये सब सुन के साथ एलिजाबेथ को थोड़ा सा शौक तो लगेगा ही। एलिजाबेथ का जो सर है, उसका पिछला हिस्सा, मतलब उसका दिमाग एकदम स्थिर हो गया है। एंड हर शोल्डर्स डिड नॉट डिनोट इवन द मूवमेंट ऑफ ब्रेदिंग। यहाँ तक कि उसके कंधों पर सांस लेने की हरकतें भी नहीं दिखाई दे रही हैं। जब हम सांस लेते तो हमारे कंधे थोड़े से हिलते हैं ना, तो ऐसा भी नहीं दिखाई दे रहा है। Henchard went on, I would rather have you scorn your fear anything than your ignorance। हेंचर्ड ने आगे कहा कि मैं तुम्हारी उपेक्षा, यानी कि नफरत, स्कॉर्न, योर फियर, तुम्हारा डर, और तुम्हारी अज्ञानता के बजाय कुछ भी पसंद करूंगा। मतलब तुम डरो नहीं, तुम मुझसे उपेक्षा ना करो, मतलब नफरत ना करो, और तुम्हें चीजों के प्रति इग्नोरेंस ना हो। इन सब के बजाय मैं कुछ भी पसंद करूंगा, मतलब ये सब चीजें मत करना, बस तुम मेरे से नफरत मत करना। इट इज दैट आई हेट,
यही है जिससे मैं नफरत करता हूँ। योर मदर एंड आई वर मैन एंड वाइफ व्हेन वी वर यंग। तो तुम्हारी माँ और मैं, हम दोनों पति पत्नी थे जब हम युवा थे। वॉट यू सॉ वॉज अवर सेकेंड मैरिज। जो तुमने देखा वो हमारी दूसरी शादी है। योर मदर वॉज टू ऑनेस्ट। तुम्हारी माँ बहुत ज्यादा ईमानदार थी। वी हैड थॉट ईच अदर डेड एंड न्यूसन बिकेम हर हस्बैंड। हम दोनों ने एक दूसरे को मरा हुआ समझ लिया था और उसके बाद न्यूसन उसका पति बन गया। मतलब हैंचर्ड जो है अभी भी एलिजाबेथ जेन को सच्चाई नहीं बता रहा है। उसने तोड़ मरोड़ करके सच को थोड़ा सा मोल्ड करके पेश किया है। बस इतना ही बताया है कि हम दोनों पति पत्नी थे और तुम हमारी बेटी हो। अपने उस दुष्कृत्य के बारे में नहीं बताया जो उसने वेडन प्रायर के मेले में किया था, कि उसने अपनी पत्नी को, सूजन को बेच दिया था। वो उसने नहीं बताया, क्योंकि ऐसा बता देगा तो उसकी बेटी उससे नफरत करने लगेगी हमेशा के लिए। इसलिए उसने सच को तोड़ मोड़ के पेश किया है। दिस वॉज द नियरेस्ट अप्रोच हैंचर्ड कुड मेक टू द फुल ट्रूथ। ये जो सब चीज है, ये हैंचर्ड द्वारा पूरी सच्चाई तक पहुंचने का सबसे नजदीक, सबसे नियरेस्ट, निकटतम तरीका था। एज फार एज ही पर्सनली वॉज कंसर्न्ड ही वुड हैव स्क्रीन्ड नथिंग। जहां तक उसका व्यक्तिगत रूप से संबंध था, उसने कुछ भी नहीं छिपाया होगा। बट ही शोड अ रिस्पेक्ट फॉर द यंग गर्ल्स सेक्स एंड ईयर्स वर्दी ऑफ अ बेटर मैन। लेकिन उसने युवा लड़की के प्रति, उसके सेक्स के प्रति, यानी कि किस लिंग की है वो लड़की है ना वो, और उसकी उम्र के प्रति, जो जेन है, हैंचर ने उस लड़की के लिंग के प्रति, मतलब लड़कियों के प्रति हम थोड़े से ज्यादा वो होते हैं, थोड़े से ज्यादा विनम्र होते हैं, थोड़े ज्यादा इजी वे ऑफ टॉकिंग विद होते हैं। हम थोड़ा हार्शनेस नहीं दिखा सकते लड़कियों के साथ। ऐसा ही हैंचर ने किया है कि वो लड़की है इसलिए, और उसकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है इसीलिए उसने एक बेहतर आदमी दिखाने के लिए अपने आप को थोड़ी सी सम्मानजनक तरीके से उसको ये सब बातें बताई हैं। When he had gone on to give details which a whole series of slight and unregarded incidents in her past life strangely corroborated। तो जब उसने इन सभी डिटेल्स को, इन सभी विवरणों को बताना शुरू किया है, जिसकी पुष्टि उसके जीवन की छोटी छोटी और अनदेखी घटनाओं से हुई थी। ठीक है, बहुत अजनबी घटनाएं थी उसके जीवन में जो पहले हुई थी, अजनबी या अजीब तरीके की हम कह सकते हैं। कॉर्पोरेटेड का मतलब होता है पुष्टि करना। When in short she believed his story to be true, she became greatly agitated and turning round to the table flung her face upon it, weeping। और जब संक्षेप में उसे विश्वास हो गया कि हैंचर की कहानी सच है, तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई और वो मेज पर अपना मुंह रख के रोने लगी। डोंट क्राई सेड हैंचर्ड विद वेहमेंट पैथोस। मत रो, मत रो, हैंचर्ड ने तीव्र, वेहमेंट पैथोस का मतलब होता है बहुत ही करुणा से भरे हुए स्वर, बहुत ही करुणा से भरी हुई आवाज में कहा हैंचर्ड ने। आई कैंट बियर इट, आई वोंट बियर इट। मैं इसे सहन नहीं कर सकता, मैं इसे सहन नहीं कर पाऊंगा, मतलब मेरी बच्ची की आंखों में आंसू आए, मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगा। आई एम योर फादर, मैं तुम्हारा पिता हूँ। वाई शुड यू क्राई, तुम्हें क्यों रोना है। आई एम सो ड्रेडफुल, क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भयानक हूँ। सो हेटफुल टू दी, तुम्हारे लिए इतना घृणित हूँ, इतना घृणा करने योग्य हूँ। डोंट टेक अगेंस्ट मी एलिजाबेथ जेन, मेरे खिलाफ मत हो एलिजाबेथ जेन। ही क्राइड ग्रेस्पिंग हर वेट हैंड। वो, अब वो भी रोने लग गया अपने बेटी के गीले हाथ को पकड़ के। डोंट टेक अगेंस्ट मी, प्लीज मेरे खिलाफ मत हो। दो आई वॉज ए ड्रिंकिंग मैन वंस, यद्यपि एक बार, एक समय ऐसा था जब मैं शराबी व्यक्ति हुआ करता था। एंड यूज्ड योर मदर रफली, और तुम्हारी माँ के साथ मैंने बुरा व्यवहार किया था। आई विल बी काइंडर टू यू देन ही वॉज। तो वो जो पुराना हैंचर था ना, उसकी तुलना में मैं तुम्हें, तुम्हारे प्रति बहुत ज्यादा दयालु रहूंगा, बहुत ज्यादा काइंडर रहूंगा। आई विल डू एनीथिंग इफ यू विल ओनली लुक अपॉन मी एज योर फादर। अगर तुम मुझे अपना पिता मानने लग जाओगी तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। She tried to stand up and comfort him thirstily, but she could not. She was troubled at his presence,
like the brethren at the avowal of Joseph। तो उसने खड़े होकर के विश्वास से उसे सांत्वना देने की कोशिश की हैंचर्ड को, लेकिन वो ऐसा ना कर सकी। वो उसकी उपस्थिति से काफी व्याकुल हो गई थी, हैंचर्ड की उपस्थिति से बहुत व्याकुल हो गई थी। और उसकी व्याकुलता का रेफरेंस देखो किस चीज से दिया है इन्होंने, ब्रेथरन ऑफ द अवोवल ऑफ जोसेफ। ब्रेथरन, मैं आपको बता देता हूँ, ये प्राचीन जो लैटिन भाषा है, जो वहाँ की नेटिव लैंग्वेज है, उसमें ब्रदर्स को ब्रेथरन कहा गया है। और अवोवल का मतलब होता है उद्घोषणा करना या अनाउंस करना, ठीक है, या फिर घोषणा पत्र को पढ़ना। और जोसेफ तो जोसेफ है ही है। तो जेन इतनी ज्यादा व्याकुल हो गई थी, जैसे कि ब्रदर्स हो गए थे, भाई हो गए थे घोषणा पत्र पर। किसकी घोषणा पत्र पर? जोसेफ के घोषणा पत्र पर। देखिए रेफरेंसेस की स्टोरी मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ, छोटे संक्षेप में बता देता हूँ कि हुआ क्या था ना, कि जो जोसेफ है, मिस्र के अंदर एक नॉर्मल व्यक्ति था। उसके बाद ये अपनी एलिजिबिलिटी से मिस्र के जो सत्ता पद है, राजा के पद पे आसीन हो जाता है। और लास्ट में ये अपने भाइयों को अपनी सच्चाई बताता है कि भाई तुम ही मेरे भाई हो, मैं तुम्हारा ही भाई हूँ। तो वो लोग जो अब तक एक इस इंसान को, जोसेफ को, एक सादा आदमी समझते थे, और आज वो राजा बन गया है। तो जो व्याकुलता, जो एक हेजिटेशन, जो एकदम से शौक उनको लगा था, उसी व्याकुलता को एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर एलिजाबेथ जेन की स्थिति से। तो जैसे जोसेफ के भाई हो गए थे व्याकुल अपने भाई की वास्तविक सच्चाई जानकर, ऐसे ही एलिजाबेथ जेन व्याकुल हो गई है अपनी सच्चाई को जान करके। आई डू नॉट वॉन्ट यू टू कम टू मी ऑल ऑफ सडन, सेड हैंचर्ड इन jerks एंड मूविंग लाइक ए ग्रेट ट्री इन ए विंड। मैं नहीं चाहता कि तुम अचानक से मेरे पास आओ, हैंचर्ड ने झटके से कहा, और हवा में एक बड़े पेड़ की तरह हिलते हुए वो ऐसा बोला। नो एलिजाबेथ आई डोंट, नहीं एलिजाबेथ मैं नहीं चाहता। मतलब ये कहना चाह रहा है कि मैं नहीं चाहता कि तुम एकदम से मुझे अपनाओ। मैं समझता हूँ इस बात को कि इतनी जल्दी इस बात को अपनाना बहुत आसान नहीं है। आई विल गो अवे एंड नॉट सी यू टिल टुमारो और व्हेन यू लाइक। मैं चला जाता हूँ और मैं तुम्हें कल तक नहीं मिलूंगा, या फिर जब तक तुम चाहो तब तक नहीं मिलूंगा। एंड देन आई विल शो यू पेपर्स टू प्रूव माई वर्ड्स। और फिर मैं अपने शब्दों को साबित करने के लिए तुम्हें कागजात दिखाऊंगा। देयर आई एम गोन एंड वोंट डिस्टर्ब यू एनी मोर। जो मैं चला गया और अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। इट वॉज आई दैट चूज योर नेम माई डॉटर, ये मैं ही था जिसने तुम्हारा नाम रखा था मेरी बेटी। योर मदर वॉन्टेड इट सूजन, तुम्हारी माँ चाहती थी कि ये सूजन हो, मतलब तुम्हारी माँ तुम्हारा नाम भी सूजन ही रखना चाहती थी। देयर डोंट फॉरगेट इट वाज आई गेव यू योर नेम, तो प्लीज याद रखना कि ये मैं ही था जिसने तुम्हें तुम्हारा नाम दिया था। ही वेंट आउट एट द डोर एंड शट हर सॉफ्टली इन। वो एलिजाबेथ जेन उसको देखती है कि भाई अब हेंचर ने क्या किया है, दरवाजे से बाहर निकल गया है और उसने बंद कर दिया है दरवाजे को, ठीक है, धीरे से अंदर से बंद कर दिया है उसने। एंड शी हर्ड हिम गो अवे इनटू द गार्डन, और जेन ने उसको गार्डन में जाते हुए सुना है। बट ही हैड नॉट डन, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था। बिफोर शी हैड मूव्ड और इन एनी वे रिकवर्ड फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ हिज डिस्क्लोजर, ही रीअपीयर्ड। इससे पहले कि वो आगे बढ़ती या फिर किसी भी तरीके से उस रहस्य के प्रभाव से उभरती, वो फिर से प्रकट हो गया। वन वर्ड मोर एलिजाबेथ, ही सेड, एक बात और एलिजाबेथ, उसने कहा। यू विल टेक माई सरनेम नाउ, हे, अब तुम मेरा उपनाम अपनाओगी, हैं? योर मदर वॉज अगेंस्ट इट, तुम्हारी माँ इसके खिलाफ थी। बट इट विल बी मच मोर प्लीजेंट टू मी, लेकिन यह मेरे लिए ज्यादा सुखद रहेगा, सुखी रहेगा। इट इज लीगली योर्स यू नो, कानूनी तौर पर भी यही यही है तुम्हारा जो सरनेम है, हैंचर्ड ही है। यू नो, तुम जानती हो ना। बट नो बडी नीड नो दैट, लेकिन किसी और को ये बात जानने की आवश्यकता नहीं है। यू शैल टेक इट एज इफ बाय चॉइस, तुम्हें इसे अपनी पसंद से अपनाना चाहिए। आई विल टॉक टू माई लॉयर, मैं अपने वकील से बात करूंगा। आई डोंट नो द लॉ ऑफ इट एग्जैक्टली, मुझे ठीक से इस कानून के बारे में पता नहीं है। बट विल यू डू दिस, लेकिन क्या तुम ऐसा करोगी? लेट मी पुट अ फ्यू लाइन्स इनटू द न्यूज़पेपर दैट सच इज टू बी योर नेम, और अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं अखबार में क्या कुछ पंक्तियां लिखवा दूं क्या कि तुम्हारा नाम यही होना चाहिए। मतलब नाम चेंज करते हैं तो अखबार में देते हैं क्या, देते हैं ना एडवर्टाइजमेंट, कि मेरा नाम आज से फलाना फलाना है, कल से मुझे ढिकाना ढिकाना के नाम से जाना जाएगा। देखा होगा आपने, कभी न्यूज़पेपर पढ़ते होगे तो। इफ
इट इज माई नेम आई मस्ट हैव इट मस्टंट आई, शी आस्क्ड। अगर यही मेरा नाम है तो मुझे ये अपनाना ही चाहिए, है ना? उसने पूछा। वेल वेल, यूजेज इज एवरीथिंग इन दीज मैटर्स। खैर खैर, इन मामलों में उपयोगिता ही तो सब कुछ है। आई वंडर व्हाई मदर डिडंट विश इट। मुझे आश्चर्य होता है कि माँ ने ऐसा क्यों नहीं चाहा। ओह सम विम ऑफ द पुअर सोल्स। अरे बेचारे की कुछ सनक होगी। नाउ गेट अ बिट ऑफ पेपर एंड ड्रॉ अप ए पैराग्राफ एज आई शैल टेल यू, बट लेट्स हैव अ राइट। अब एक कागज ले लो और जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ वैसा ही लिखो, एक पैराग्राफ तैयार करो। लेकिन चलो एक लाइट जला देते हैं उससे पहले। आई कैन सी बाय द फायर लाइट, शी आंसर्ड। यस आई वुड रादर। मैं आग की रोशनी में देख सकती हूँ, उसने जवाब दिया, और मैं ऐसा ही चाहूंगी। वेरी वेल, ठीक बात है। She got a piece of paper and bending over the fender, wrote at his dictation words which he had evidently got by heart from some advertisement or other, words to the effect that the writer, hitherto known as Elizabeth Jane Newson, was going to call herself Elizabeth Jane Henchard forthwith. It was done and fastened up and directed to the office of the Casterbridge Chronicle. उसने एक कागज का टुकड़ा लिया है और फेंडर के ऊपर झुक करके, उस टेबल के ऊपर जो वहां रखी हुई है ना, फायर प्लेस के पास में, वहां पे जो टेबल सी रखी हुई है उस पर झुककर उसके कहे अनुसार, हैंचर्ड के कहे अनुसार शब्द लिखे हैं, जो कि जाहिर तौर पर है कि उसने किसी विज्ञापन या अन्य जगह से याद किए थे। तो वो शब्द इस तरीके से थे, जो लड़की लिख रही थी, कि ये लेखिका, जो राइटर है इस लेटर की, जो अब तक एलिजाबेथ जेन न्यूसन के नाम से जानी जाती थी, अब वो खुद को एलिजाबेथ जेन हैंचर्ड कहने जा रही है। ये काम पूरा हो गया। उसने उस लेटर को बांध दिया और कैस्टरविच क्रॉनिकल के दफ्तर को भेज दिया। Now, said Henchard, with the blaze of satisfaction that he always emitted when he had carried his point, Henchard, अब जबकि हैंचर्ड को संतोष हो गया है, तो हैंचर्ड क्या कह रहा है अब? हैंचर्ड ने कहा काफी संतोष की ज्वाला के साथ, ब्लेज ऑफ सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि की एक आग के साथ कहा है उसने, जो हमेशा अपनी बात कहने पर उसके चेहरे पर झिझक झलकती थी ना, वो असंतोष की भावना, उसको मिटाने के लिए संतोष की भावना के साथ उसने कहा है, अपना बिंदु रखा है उसने। दो टेंडरनेस सॉफ्टन्ड इट दिस टाइम, हालांकि इस बार कोमलता ने उसके शब्द को नरम कर दिया है। I will go upstairs and hunt for some documents that will provide it all to you. मैं ऊपर जाता हूँ और कुछ ऐसे दस्तावेज ढूंढता हूँ जो तुम्हें सब कुछ साबित कर देंगे। But I won't trouble you with them till tomorrow. Good night, my Elizabeth Jane. लेकिन तब तक मैं तुम्हें कल तक परेशान नहीं करूंगा। शुभ रात्रि मेरी एलिजाबेथ जेन। He was gone before the bewildered girl could realize what it all meant or adjust her filial sense to the new center of gravity. तो इससे पहले कि वो हैरान लड़की, bewildered गर्ल का मतलब होता है हैरान लड़की, ये समझ पाती कि ये सब क्या था, और या फिर वो अपनी भावनाओं को उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के नए केंद्र के साथ में एडजस्ट कर पाती। फिलियल सेंस का मतलब होता है अपनी भावनाओं का एक कमजोर विश्वास, भावनाओं में कमजोर विश्वास का एहसास होना। तो इस तरह के एहसास को वो उस गुरुत्वाकर्षण के नए केंद्र के साथ समायोजित कर पाती। वो चला गया था। She was thankful that he had left her to herself for the evening. वो आभारी थी कि हैंचर्ड ने उसे शाम के लिए अकेला छोड़ दिया था। And sat down over the fire. वो आग के पास बैठ गई। Here she remained in silence and wept not for her mother now. यहाँ पे वो चुप बैठी रही, और वही अपनी माँ के लिए नहीं, but for the genial sailor Richard Newson, बल्कि उस जीनियल, उस मिलनसार, उस विनम्र सेलर नाविक रिचर्ड न्यूसन के लिए, टू whom she seemed doing a wrong, जिसके साथ वो गलत कर रही थी, ऐसा एलिजाबेथ जिनको लग रहा था कि वो न्यूसन के साथ में गलत कर रही है। हैंचर्ड इन द मीन टाइम हैड गॉन अपस्टेयर्स, और इसी बीच हैंचर्ड जो है वो ऊपर चला गया। पेपर्स ऑफ ए डोमेस्टिक नेचर ही केप्ट इन ए ड्रॉर इन हिज बेडरूम, एंड दिस ही अनलॉक्ड। अपने शयन कक्ष के एक दराज में, एक अलमारी में उसने अपने घर के कागजात रखे हुए थे, और उसने इस दराज को खोला है। बिफोर टर्निंग देम ओवर ही लीन्ड बैक एंड इंडल्ज इन रिपोजफुल थॉट। तो उन पन्नों को पलटने से पहले वो पीछे की ओर झुका और थोड़े से शांतिपूर्ण तरीके से विचारों में डूब गया। एलिजाबेथ was his at last, and she was a girl of such good sense and kind heart that she would be sure to like him.
अब वो सोच रहा है कि एलिजाबेथ आखिरकार उसकी हो गई थी, उसकी बेटी बन गई थी, और वो इतनी समझदार और दयालु लड़की थी कि वो निश्चित रूप से ही उसे पसंद करेगी. He was the kind of man to whom some human object for pouring out his heart upon, were it emotive or were it choleric, was almost a necessity. वह उस तरह का आदमी था जिसके लिए किसी भी मानवीय वस्तु पर अपने दिल की बात कहना चाहे, चाहे वो कैसी हो, भावनात्मक हो, ठीक है, या फिर कैसा हो, वो क्रोधी हो, उसके लिए ये सब चीज एक आवश्यकता के जैसा एहसास कराने वाली बात थी. मतलब ये कहना चाह रहे हैं, इसको आसान भाषा में कहें तो, कि वो उस प्रकार का आदमी था जो कि किसी भी व्यक्ति के सामने अपने दिल की बात को पोर कर देता, पोर आउट कर देता, मतलब उजागर कर देता, चाहे वो बात भावनात्मक हो या फिर वो बात कोलेरिक हो या फिर यानी कि क्रोधी हो. ये और ये सब चीज अपनी भावनाओं का उसको एक्सप्रेस करना उसके लिए बहुत आवश्यक चीज थी. मतलब हेंचर्ड अपने अंदर अपनी मन की भावनाओं को दबा नहीं सकता था, चाहे वो भावनात्मक हो चाहे वो गुस्से वाली हो, उसको अपनी भावनाओं को बाहर निकालना ही होता था. The craving for his heart for the re-establishment of this tenderest human tie had been great during his wife's lifetime, and now he had submitted to its mastery without reluctance and without fear. He bent over the drawer again and proceeded in his search. तो इस सबसे कोमल मानवीय बंधन को, ये जो मानवीय बंधन अभी उन दोनों के बीच में बना है, रीस्टैब्लिश हुआ है, जो इसको फिर से स्थापित करने की उसके दिल में जो इच्छा थी, उसकी पत्नी के जिंदा रहते हुए ये बात बहुत अधिक थी, बहुत ज्यादा चाहता था वो सूजन के जिंदा रहते ही सच सामने आ जाए, लेकिन बिना किसी हिचकिचाहट के और बिना किसी डर के इस बात को अपने आप को समझा लिया है. और उसके बाद वो फिर से अपने ड्रॉर के ऊपर झुका है और अपनी खोज को कंटिन्यू किया है. Among the other papers had been placed the contents of his wife's little desk, the keys of which had been handed to him at her request. तो अन्य कागजों के बीच में उसकी पत्नी की वो छोटी सी मेज की सामग्री भी वहां पे रखी हुई है, जिसकी चाबियां सूजन के अनुरोध पे हेंचर को सौंप दी गई थी. Here was the letter addressed to him with the restriction not to be opened till Elizabeth Jane's wedding day. और यहाँ पर अब उसको वो लेटर मिलता है जिसको कि सूजन ने लिखा है, और जिस पर एक प्रतिबंध करने वाली, रिस्ट्रिक्शन वाली चेतावनी थी. क्या था वो? कि एलिजाबेथ जेन की शादी के दिन तक इसे ना खोला जाए. Mrs. Henchard, though more patient than her husband, had been no practical hand at anything. श्रीमती हेंचार्ड, हालांकि वो अपने पति से ज्यादा धैर्यवान थी, लेकिन वो किसी भी काम में व्यवहारिक नहीं थी. इन सीलिंग अप द शीट विच वॉज फोल्डेड एंड टक्ड इन विदाउट एन envelope in the old-fashioned way, she had overlaid the junction with a large mass of wax without the requisite undertouch of the same. तो लिफाफे के बिना उसने उस जो लेटर है ना उसको मोड़ करके सीधी सील लगा दी है, उसको लिफाफे के अंदर नहीं रखा है. तो लिफाफे के बिना पुराने ढंग से मोड़े गए और टक किए गए, टक का मतलब चिपका देना, टक किए गए पन्ने को सील करते समय उसने उसका जो जंक्शन था, मतलब जहां पे पन्ने का आखिरी हिस्सा था, वहां पर एक मोम की बड़ी परत चढ़ा दी, बिना मोम को नीचे फैलाए हुए, नीचे की तरफ से नहीं, सिर्फ ऊपर की तरफ से एक साइड से उसने मोम की परत उसके ऊपर चढ़ा दी है. रेक्विसिट का मतलब क्या है? रेक्विसिट अंडर टच ऑफ द सेम, मतलब बिना किसी अपेक्षित या आवश्यक, अंडर टच देने के लिए, मतलब नीचे की तरफ से चिपकाने को आवश्यक ना समझते हुए उसने सिर्फ ऊपर से ही उसको वैक्स लगाकर चिपका दिया है. द सील हैड क्रैक्ड एंड द लेटर वाज ओपन. उसकी सील तोड़ दी गई लेटर की, और लेटर को खोल दिया गया. Henchard had no reason to suppose the restriction one of the serious weight, and his feelings for his late wife had not been of the nature of deep respect. Some trifling fancy or other of poor Susan's, I suppose, he said, and without curiosity, he allowed his eyes to scan the letter. तो अब जब हैंचर्ड ने उसको तोड़ ही दिया है, उसकी सील को तोड़ दिया गया है, तो पत्र खुल गया है, तो हैंचर्ड क्या सोचता है कि उसके पास इस बात को मानने का कोई रीजन नहीं है कि इस प्रतिबंध को हैंचर्ड के द्वारा माना जाए, क्योंकि अब उसकी पत्नी क्या ही छुपा सकती है उससे, अब जबकि वो मर चुकी है, तो कोई रीजन नहीं है उसके पास उसकी प्रतिबंध को मानने का. और अपनी दिवंगत पत्नी के लिए तो वैसे भी उसकी भावनाएं गहरी सम्मान की प्रकृति में थी नहीं,
ठीक है, स्टार्टिंग में हमने भी पढ़ा था कि उसने सूजन से रीस्टेब्लिशमेंट इसलिए किया है कि वो अपनी बस बेटी का साथ चाहता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा उसको अपनी दिवंगत पत्नी से लगाव की भावना है नहीं, इसलिए उसने उस सील को तोड़ दिया है, उसको खोल दिया है। और फिर वो उस समय कह रहा है कि मुझे लगता है कि ये जो लिखा हुआ है ना, जो वार्निंग लिखी हुई है, ये जो प्रोहिबिशन या रिस्ट्रिक्शन लिखा हुआ है इसके ऊपर, ये शायद बेचारी सूजन की कोई छोटी मोटी कल्पना की या फिर कोई दूसरी बात है। और उसने कही ये बात, और उसके बाद वो बिना किसी जिज्ञासा के अपनी आंखों से उसने उस पत्र को देखने दिया है। अलाउड हिज आईज का मतलब अनुमति दी उसने अपनी आंखों को इसके अंदर लेटर लेटर पढ़ने की। अब देखो साहब लेटर में क्या लिखा है। यहाँ से एक सीन मतलब बिल्कुल जो माहौल है ना, बिल्कुल ही चेंज हो जाता है हैंचर्ड का। तो उसमें लिखा हुआ है, माय डियर माइकल, फॉर द गुड ऑफ ऑल थ्री ऑफ अस आई हैव केप्ट वन थिंग अ सीक्रेट फ्रॉम यू टिल नाउ। I hope you will understand why. I think you will, though perhaps you may not forgive me. But dear Michael, I have done it for the best. I shall be in my grave when you read this, and Elizabeth Jane will have a home. तो वो कहती है कि माय डियर माइकल, मेरे प्यारे माइकल, हम तीनों की भलाई के लिए मैंने तुमसे एक बात अभी तक छुपाई है। आशा करती हूँ कि तुम समझोगे क्यों, और मैं सोचती हूँ कि तुम जरूर समझोगे। यद्यपि शायद तुम मुझे माफ नहीं करोगे, लेकिन प्यारे माइकल, मैंने ये सब अच्छे के लिए ही किया है। जब तुम इस लेटर को पढ़ रहे होगे तब तक मैं शायद ग्रेव में होंगी, कब्र में होंगी, और एलिजाबेथ जेन के पास एक घर होगा। डोंट कर्स मी माइक, मुझे शाप मत देना, यानी कि मुझे बुरा भला मत सोचना मेरे बारे में। माइक, थिंक ऑफ हाउ आई वॉज सिचुएटेड, यही सोचना कि मैं किस स्थिति में थी। आई कैन हार्डली राइट इट, मैं मुश्किल से ही इसको लिख पाई हूँ। बट हेयर इट इज, लेकिन लिख रही हूँ। एलिजाबेथ जेन इज नॉट योर एलिजाबेथ जेन, यानी कि जो लड़की तुम्हारे पास में है, जिसको तुम बेटी समझ रहे हो, वो तुम्हारी एलिजाबेथ जेन नहीं है। द चाइल्ड हु वॉज इन माई आर्म्स वेन यू सोल्ड मी, ये वो बच्ची नहीं है जो मेरी भुजाओं में थी जब तुमने मुझे बेचा था। नो, शी डाइड 3 months आफ्टर दैट, वो तो उस सौदे के बाद, मुझे बेचने के 3 महीने के बाद ही मर गई थी। एंड दिस लिविंग वन इज माई अदर हस्बैंड्स, और ये जो बच्ची जिंदा है, ये मेरे दूसरे पति की बेटी है, मतलब कि रिचर्ड न्यूसन से हुई बेटी है। आई क्रिसन्ड हर बाय द सेम नेम, मैंने इसका सेम ही नेम रखा है। क्रिसन्ड का मतलब होता है नामकरण, मैंने इसका नामकरण वही रखा है पुराना वाला। वी हैड गिवन टू द फर्स्ट, जो कि हमने हमारी पहली बच्ची को दिया था। एंड शी फिल्ड अप द एक आई फेल्ट एट द अदर्स लॉस, और इसने उस दर्द के स्थान को भर दिया है जो कि मैंने मेरी पहली बच्ची की मृत्यु से महसूस किया था। मतलब पहली बच्ची का नाम एलिजाबेथ जेन था, तो उसकी कमी महसूस ना हो, वो मर चुकी है, इसलिए उसने दूसरी बेटी का नाम एलिजाबेथ जेन ही रखा है। माइकल, आई एम डाइंग, आई एंड आई माइट हैव हेल्ड माई टंग। माइकल, मैं मर रही हूँ, और शायद मुझे मेरी जुबान को रोक लेना चाहिए, बट आई कुड नॉट, लेकिन मैं नहीं रोक सकती। टेल हर हस्बैंड ऑफ दिस और नॉट, एज यू मे जज, तो तुम अपनी सुविधा के अनुसार उसके पति को ये बात बता सकते हो या फिर नहीं भी बता सकते। एंड फॉरगिव इफ यू कैन, और मुझे माफ कर देना अगर तुम कर सको तो। अ वुमन यू वंस डीपली रॉन्ग्ड, एक महिला जिसके साथ तुमने कभी बहुत बुरा किया था। एज शी फॉरगिव्स यू, तो जैसे उस महिला ने तुम्हें माफ कर दिया था, वैसे ही तुम मुझे भी माफ कर देना। सूजन हैंचर्ड, और लास्ट में उसने अपना नाम लिखा है सूजन हैंचर्ड। तो यहाँ से साहब अब इसका सीन थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो जाता है, हैंचर्ड का व्यवहार। Her husband regarded the paper as if it were a window pane through which he saw for miles. उसके पति ने कागज को ऐसे देखा जैसे तो वो कोई खिड़की का शीशा हो, जिसके माध्यम से वो मीलों दूर तक देख सकता है। His lips twisted, उसके होंठ फड़क रहे थे। And he seemed to compress his frame, और वो अपने शरीर का जो फ्रेम है उसको सिकोड़ रहा था। एज इफ टू बियर बेटर, मानो
वो उसे बेहतर सहन करना चाहता हो। His usual habit was to consider whether destiny were hard upon him or not. उसकी आदत थी कि वो इस बात पर विचार नहीं कर पाता था कि भाग्य उस पर कठोर है या नहीं। The shape of his ideas in cases of affliction being simply a moody I am to suffer, I serve, I perceive। तो विपत्ति के मामलों में उसके जो आइडियल्स हैं, उसके जो आदर्श हैं, उनके आकार में बस उसकी एक ही मनोदशा होती है, और वो क्या है कि मुझे भुगतना है, मैं समझता हूँ। दिस मच स्कॉर्जिंग देन इट इज फॉर मी। ये जो सब दर्द है ये सब मेरे लिए ही है। दर्द इसमें साइलेंट है, लेकिन भावना है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो चीज वो सहन कर रहा है, ये सब उसी के लिए है। But now through his passionate head there stormed this thought that the blasting disclosure was what he had deserved। लेकिन अब उसके भावुक सर के अंदर, पैशनेट हेड के अंदर ये विचार आया है कि ये वही विस्फोटक खुलासा है। ब्लास्टिंग डिस्क्लोजर यानी कि विस्फोटक खुलासा वही है जिसको जिसका कि वह हकदार है। माइकल हैंचर्ड इसी चीज का हकदार है, वो इसी दुख दर्द का हकदार है जो उसके साथ उसने अभी महसूस किया है। His wife's extreme reluctance to have the girl's name altered from Newson to Henchard was now accounted for fully. It furnished another illustration of that honesty's dishonesty in dishonesty which had characterized her in other things। उसकी पत्नी के द्वारा लड़की का मूल नाम न्यूसन से बदलकर हेंचर्ड रखने की जो बहुत ज्यादा इच्छा नहीं थी, अनिच्छा थी। ठीक है, रिलक्टेंस का मतलब होता है अनिच्छुक होना। तो उसकी जो पत्नी है सूजन, उसकी जो इतनी जबरदस्त अनिच्छा थी कि बेटी का नाम न्यूसन से हेंचर्ड बदला जाए, मतलब कि वो चाहती थी कि नहीं बदला जाए। अब उसका पूरा विवरण, अब पूरा इसका हिसाब किताब लगाया जा सकता है। मतलब अब उसने हेंचर्ड ने इस बात को कनेक्ट कर लिया है कि शायद यही वजह थी कि सूजन नहीं चाहती थी कि एलिजाबेथ जेन का नाम न्यूसन से बदलकर हेंचर्ड रखा जाए। ठीक है। It furnished another illustrations of that honesty and dishonesty which had characterized her in other things। और इसने बेईमानी में ईमानदारी का एक और उदाहरण पेश किया जो अन्य बातों में उसकी विशेषता थी। किसकी? सूजन की विशेषता थी ये बेईमानी में ईमानदारी का एक और उदाहरण पेश करने का। He remained unnerved and purposeless for near a couple of hours till he suddenly said, "Ah, I wonder if it is true।" तो लगभग 2 घंटे तक वो अशांत और उद्देश्यहीन रहा है, पर्पसलेस रहा है। ठीक है, कपल ऑफ आवर्स, वैसे तो देखो कपल तो जोड़े के लिए इस्तेमाल होता है, दो के लिए, लेकिन सेंस ऑफ द फ्रेज कपल ऑफ आवर्स मींस फॉर सम टाइम, फॉर सम आवर्स, तो कुछ घंटों के लिए वो एकदम से ऐसा हो गया, स्तब्ध सा हो गया है। फिर उसने अचानक कहा कि अच्छा, मुझे आश्चर्य होता है कि क्या ये सच भी है। He jumped up in an impulse, kicked off his slippers, and went with a candle to the door of Elizabeth Jane's room, where he put his ear to the keyhole and listened। वो एक आवेग से, एक इम्पल्स से उछल पड़ा। उसने अपनी चप्पल उतार दी और मोमबत्ती लेकर एलिजाबेथ जेन के कमरे के गेट पे गया, जहां उसने अपना कान, वो जो चाबी का छेद होता है ना, वहां पे लगाया और चुपचाप सुनने लगा। शी वॉज ब्रेथिंग प्रोफाउंडली। वो काफी गहरी गहरी सांसें ले रही थी, मतलब सो रही थी। Henchard softly turned the handle, entered, and shading the light, approached the beside। हेंचर्ड ने धीरे से दरवाजे का हैंडल घुमाया, मतलब गेट खोला, अंदर गया और रोशनी को छिपाते हुए वो बिस्तर के पास पहुंचा है, उसके पास में पहुंच गया है, जेन के पास में। ग्रेजुअली ब्रिंगिंग द लाइट फ्रॉम बिहाइंड द स्क्रीनिंग कर्टेन, ही हेल्ड इट इन सच अ मैनर दैट इट फेल slantwise on her face without shining on her eyes। He steadfastly regarded her features। तो एक पर्दे के पीछे से रोशनी लाते हुए, मतलब हेंचर्ड जो है अब एलिजाबेथ जेन को एग्जामिन करने आया है, उसके चेहरे को। तो पर्दे के पीछे से रोशनी लाते हुए इस तरीके से कि सिर्फ लाइट, जो उजाला है ना, वो उसके चेहरे पे आए, रोशनी की सीधी किरणें उसकी आंखों के ऊपर ना पड़े। इस तरीके से रोशनी लाते हुए उसने उसके चेहरे पर देखा है ध्यान से, और फिर काफी दृढ़ता से, स्टेड फास्टली, दृढ़ता से वो उसके चेहरे की फीचर्स को देखता रहा है। दे दे वर फेयर,
हिज वर डार्क, वो गोरे थे, उसके काले थे। बट दिस वॉज एन अनइम्पोर्टेंट प्रिलिमिनरी, लेकिन ये तो एक महत्वहीन चीज है। प्रिलिमिनरी का वैसे तो मतलब है प्रारंभिक, लेकिन ये सब एक महत्वहीन चीज है। मतलब अब क्या सोच रहा है हेंचर्ड? आपको याद होगा ना एक इंसिडेंट, जब सूजन और जेन नए नए इस घर में आए थे, नेक्स्ट मॉर्निंग वो नाश्ता कर रहे थे, तब हेंचर्ड ने गलती से ये बात निकाल दी थी कि मुझे लगा था कि इस बच्ची के बाल जो हैं वो ब्राउन होंगे। तो यहाँ पर वही चीज देख रहा है कि मेरी जो बेटी थी बचपन वाली, उसके बाल कैसे थे? फेयर थे, लेकिन इसके बाल कैसे हैं? काले हैं। लेकिन ये चीज कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखती है। इन sleep, there come to the surface buried genealogical facts, ancestral curves, dead man's traits, which the mobility of daytime animation screens and overruns. तो नींद में दफन वो वंशावलियों के तथ्य, जेनियोलॉजिकल मतलब वंशावलियों से संबंधित तथ्य, मरे हुए पुरुषों के लक्षण जो हैं वो सतह पर आते हैं। और ये जो लक्षण हैं ये दिन के समय एनिमेटेड स्क्रीन्स, एनिमेशन स्क्रीन्स मतलब कि छुप जाते हैं, और ओवरवेल्म्स मतलब अभिभूत कर देते हैं। अल्टीमेटली एक इजी लैंग्वेज में कहा जाए तो वो ये कहना चाह रहा है कि नींद में जो इंसान के वाकई के जो सच के जीनियोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं ना, वो स्पष्ट दिखाई देते हैं। जबकि इंसान जब जाग रहा होता है तो उसके चेहरे पर एक एनिमेशन स्क्रीन होती है, जिसकी वजह से उसकी वास्तविकताएं छुप जाती हैं ना चाहते हुए भी। इन द प्रेजेंट स्टैच्यूस्क रिपोज ऑफ द यंग गर्ल्स काउंटेनेंस, तो ये जो लड़की है, ये जो युवा लड़की है, इसकी वर्तमान स्टैच्यूस्क, स्टैच्यूस्क का मतलब होता है स्टैच्यूस्क, इसका मतलब होता है कि मूर्ति के जैसा, एक स्टैच्यू के जैसा। तो ये जो लड़की है सामने इसके सो रही है, जो कि वर्तमान में एक मूर्ति की तरह विश्राम कर रही है। काउंटेनेंस रिचर्ड न्यूसन्स वॉज अनमिस्टेकेबली रिफ्लेक्टेड, इसके चेहरे पर रिचर्ड न्यूसन का चेहरा साफ झलक रहा था। ही कुड नॉट एंड्योर द साइट ऑफ हर एंड हेस्टेंड अवे, वो अब उसे और वहां नहीं देख सकता था, और वो वहां से चला गया। मिजरी taught him nothing more than defiant endurance of it। देखिए मिजरी तो दुख है ही, ठीक है। डेफिएंट एंड्योरेंस का मतलब एक विद्रोही सहनशीलता। तो दुख ने हेंचर्ड को इस लड़की के प्रति विद्रोही सहनशीलता के अलावा कुछ और नहीं सिखाया। मतलब कि अब है तो लड़की, है तो बच्ची ही वो। हेंचर्ड क्या सोच रहा है कि भाई जो भी है जैसा भी है, हालांकि अब वो उससे प्यार नहीं करेगा एक बेटी की तरह, लेकिन सहनशीलता तो उसे रखनी ही पड़ेगी। भले ये मेरी बेटी ना है, लेकिन है तो सूजन की बेटी। His wife was dead, and the first impulse for revenge died with the thought that she was beyond him। उसकी पत्नी मर चुकी थी, और बदला लेने की पहली प्रेरणा इस विचार के साथ ही मर गई कि वो इन सब चीजों से परे हो गई है सूजन। He looked out at the night as at a fiend। अब उसने रात को कैसे देखा है? एक फिएंड की तरह देखा है, एक शैतान की तरह देखा है। तो रात की तुलना साहब कैसे की गई है? एक शैतान से की गई है। Henchard, like all his kind, was superstitious, and he could not help thinking that the concatenation, concatenation, अच्छा, concatenation of events this evening had produced was the scheme of some sinister intelligence bent on punishing him। हैंचर्ड, जो कि अपने सारे गुणों को एकत्रित करके, लाइक ऑल हिज काइंड मतलब अपने सभी प्रकारों में कैसा था? सुपरस्टिशियस था, अंधविश्वासी था। और वो अपने आप को ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि कॉन्केटेनेशन ऑफ इवेंट्स, ये जो घटनाओं का सिलसिला है, दिस इवनिंग हैड प्रोड्यूस्ड, जो आज की शाम को उभरा है, was the scheme of some sinister intelligence bent on punishing him। ये ये भयानक, ये जो घटनाएं हुई हैं, ये जो भयंकर घटनाओं का सिलसिला हुआ है, उसे ऐसा लग रहा है कि ये सब एक भयानक खुफिया तंत्र की योजना है, जो उसको सजा देने पर, उसको दंडित करने पर आमादा थी। सिनिस्टर इंटेलिजेंस का मतलब एक भयानक पाप से भरा हुआ था। सिनिस्टर तो वैसे पाप के जैसा होता है, ठीक है, लेकिन सिनिस्टर इंटेलिजेंस का मतलब है वैसे यहाँ पर भयानक खुफिया तंत्र, उसकी कोई योजना है।
इस चीज के लिए, हेंचर्ड को सजा देने के लिए। Yet they had developed naturally. फिर भी वे स्वाभाविक रूप से विकसित हुए हैं। If he had not revealed his past history to Elizabeth, he would not have searched the drawer for papers and so on. अगर उसने एलिजाबेथ को अपना पिछला इतिहास नहीं बताया होता, तो वो उस अलमारी के अंदर कागजात वगैरह को ढूंढता ही नहीं। The mockery was that he should have no sooner taught a girl to claim the shelter of his paternity than he discovered her to have no kinship with him. और मजाक की बात ये थी कि उसने लड़की को अपने पिता होने का दावा करने के लिए सिखाना शुरू कर दिया था, लेकिन अब उसको पता चल रहा है कि उसका उससे कोई रिश्ता ही नहीं है। आज की शाम तो उसको सिखाया उसने कि भाई उसका पिता है, नाम वाम बदल दे जो भी है, और आज रात में पता चल गया उसको कि साहब ये तो उसका बाप है ही नहीं असली। This ironical sequence of things angered him like an impish trick from a fellow creature. तो इस विडंबनापूर्ण घटना ने, इस आयरनिकल सीक्वेंस ने उसको काफी क्रोधित कर दिया, जैसे तो उससे किसी साथी की कोई शरारत से भरी हुई चाल हो। इम्पिश ट्रिक, शरारत से भरी हुई चाल हो। Like Prestus Jones, his table had been spread, and infernal harpies had snatched up the food. जैसे कि प्रेस्टर जॉन की तरह उसकी मेज पर भी खाना बिछा हुआ था, और नरक की जो वीणा वगैरह हैं, नरक के जो हार्पीज हैं, उन्होंने उसका खाना छीन लिया था। रेफरेंस दिया है इन्होंने प्रेस्टर जॉन के एक इंसिडेंट का। तो इसमें देखिए रेफरेंस को ना इस तरीके से इस्तेमाल किया गया है कि हैंचर्ड को ऐसा लग रहा है कि उसके साथ कोई ट्रिक खेली गई है। ये ट्रिक उसको कैसी लग रही है? जैसे कि प्रेस्टर जॉन के साथ खेली गई थी। प्रेस्टर जॉन कौन था भाई? मिडाइवल पीरियड में एक राजा वगैरह हुआ करता था, एक ईसाई राजा था बहुत फेमस, जो कि काफी बुद्धिमान था और समृद्ध भी था। तो क्या है ना कि उसने एक फीस्ट का आयोजन किया था, उसके टेबल पे खाने पीने का सामान बिछा हुआ था, जिसको कि इन्फर्नल हार्पीज, जो इन्फर्नल हार्पीज का मतलब होता है नरक के प्राणी, उन्होंने उस खाने को छीन लिया था, उस खाने को पूरा फैला दिया गया था। वैसे इन्फर्नल हार्पीज इसका भी एक रेफरेंस माना जाता है। ये कैसे जीव होते हैं? इन्फर्नल हार्पीज जो है ये ना पुराने एकदम बिब्लिकल जीव होते हैं। बाइबल के अंदर काल्पनिक दंत कथाओं में या काल्पनिक किंवदंतियों में इस्तेमाल किए जाने वाले ये प्राणी हैं, जिनको कैसा माना जाता है, जिनको किस तरह का रिप्रेजेंट किया जाता है। इनको ऐसा दिखाया जाता है कि इनके सिर और धड़ जो है ना, वो तो महिलाओं के होते हैं, और इनकी बॉडी और इनकी चोंच, मुंह इनका पक्षियों के जैसा होता है, और इनको अधिकतर क्या होता है कि बुराइयों से या विनाश से जोड़ा जाता है। इस तरह का इनका रेफरेंस है। He went out of the house and moved suddenly onward down the pavement till he came to the bridge at the bottom of the high street. तो इस सब के बाद वो घर से बाहर निकल गया और उदास होकर फुटपाथ पे आगे बढ़ता रहा, जब तक कि वो हाई स्ट्रीट के नीचे पुल पे नहीं पहुंच गया। Here he turned in upon a bypath on the river bank, skirting the northeastern limits of the town. और यहाँ पर वो नदी के किनारे एक साइड की सड़क पर, उपमार्ग जिसको हम बोलते हैं, बायपाथ का मतलब होता है मेन रोड के बगल की रोड, उपमार्ग पर मुड़ गया, जो कि शहर की नॉर्थ ईस्टर्न, उत्तर पूर्व की सीमा को घेरे हुए था। These precincts embodied the mournful phases of Casterbridge life. ये जो प्रेसिंक्ट्स हैं, जो परिसर हैं, आसपास का एरिया है, ये कैस्टरब्रिज के जीवन के जो मॉर्नफुल फेज होते हैं, दुख से भरे हुए समय, दुख से भरे हुए क्षण, शोकाकुल जो चरण हैं, उनका प्रतीक हुआ करते थे ये सब चीजें। एज द साउथ एवेन्यूज एम्बॉडीड इट्स चीयरफुल मूड्स, जबकि दक्षिणी मार्ग जो है ये कैस्टरब्रिज के उल्लासपूर्ण खुशी वाले मूड का एक परिचायक था, एक प्रतीक थे। ठीक है, तो इस बात को हमको याद रखना, फैक्ट है सीधा सीधा सा, कि कैस्टरब्रिज का कौन सा एरिया तो खुशी का प्रतीक है और कौन सा एरिया दुख का प्रतीक है। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, नॉर्थ साइड के जो एरिया है, वो कैस्टरविल में दुख का प्रतीक है, जबकि साउथ के जो एवेन्यूज हैं वो खुशी का प्रतीक है। द होल वे अलोंग हेयर वाज सनलेस इवन इन समर टाइम। तो यहाँ तक, जहाँ पर वो आया है ना, यहाँ तक कि गर्मियों में भी ये पूरा रास्ता बिना धूप के रहता था। इन स्प्रिंग वाइट फॉरेस्ट लिंगर्ड हेयर व्हेन अदर प्लेसेस वर स्टीमिंग विद वार्मथ। यहाँ तक कि ये जो वसंत के समय में, जब अन्य स्थान युद्ध से धुंधले हो जाया करते थे, तब यहाँ पे एक ठंड जो है, कौन सी ठंड? भाप वाली ठंड जो है वो दिखाई देती थी इस समय पे।
मतलब दूसरी जगह जब रहती थी ना, यहाँ भाप से बहुत ज्यादा गर्म हो जाती थी, तब स्प्रिंग के मौसम में यहाँ पे एक अच्छा खासा ठंडा सा मौसम होता है। वाइल इन विंटर इट वाज द सीड फील्ड ऑफ ऑल द एक्स rheumatisms एंड टॉर्चरिंग क्रैम्प्स ऑफ द ईयर। जबकि सर्दियों में ये वर्ष के सभी दर्द, एक से मतलब दर्द, र्यूमेटिज्म का मतलब होता है गठिया बाय जिसको हम बोलते हैं, और टॉर्चरिंग क्रैम्प मतलब कष्टदायक जो ऐंठन होती है, क्रैम्प आते हैं ना, कभी आए भी होंगे आप लोगों के। हम इसको आम भाषा में बोलते हैं पायटा आ जाना, हम अचानक से उठते हैं और एकदम से दर्द होना शुरू हो जाता है, कभी पैरों में या कभी, अधिकतर तो पैरों में होता है। तो वो सब चीज उसको बोलते हैं टॉर्चरिंग क्रैम्प। तो उसने उस एक जगह के तीन माहौल बताए हैं, कौन कौन से। एक तो गर्मियों गर्मियों का, कि गर्मियों में ये माहौल कैसा रहता है, पूरा रास्ता धूप के बिना रहता है। वसंत के समय में जब दूसरी जगहों पर युद्ध होते हैं, तब यहाँ पर काफी सफेद सफेद सी ठंडी जमी रहती है, बर्फ जमी रहती है। जबकि सर्दियों के समय में ये जगह कैसी होती है, ये वर्ष के सभी दर्द, गठिया और कष्टदायक ऐंठन का मुख्य क्षेत्र हो जाती है। एक ही जगह के तीन मौसम के अनुसार तीन इसने जो उसके उसके रिस्पेक्ट में चीजें हैं, मतलब उसके अनुपात में जो चीजें हैं, उन चीजों को वर्णित किया है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी उन चीजों की, कि यहाँ पर तीन मौसम में तीन तरह का व्यवहार पाया जाता है। The caste-based doctors must have pined away for want of sufficient nourishment, but for the configuration of the landscape on the northeastern side. कैस्टरविच के जो डॉक्टर हैं, हो सकता है वो पर्याप्त पोषण की कमी के कारण मर गए हों, लेकिन उत्तर पूर्व के हिस्से की जो बनावट है ना, वहाँ का जो एरिया है, उसका जो लैंडस्केप है, परिदृश्य है, उसकी बनावट के कारण ऐसा नहीं हुआ था। किसकी वजह से ऐसा हुआ होगा, कि हो सकता है वो पर्याप्त पोषण की कमी से मर गए हों, लेकिन इस उत्तर पूर्वी हिस्से की परिदृश्य की बनावट की वजह से ऐसा नहीं हो सकता है। द river so noiseless and dark, the Schwarz Wasser of Casterbridge ran beneath a low cliff। तो ये जो नदी थी, धीमी थी, बिना किसी आवाज की थी। और ये जो श्वार्ज वेजर है, कास्ट श्वार्ज वेजर मतलब काले पानी की जैसा, कि इसको कह रहा है, इस नदी के लिए कहता है कि ये नदी काफी धीमी है, आवाज नहीं करती है, और अंधेरे में ये जो काले पानी की नदी है कैस्टरविज में, ये कहाँ बहती है, एक नीची चट्टान के नीचे की तरफ बहती है। द टू टुगेदर फॉर्मिंग अ डिफेंस विच हैड रेंडर्ड वॉल्स एंड आर्टिफिशियल अर्थवर्क्स ऑन दिस साइड अननेसेसरी। और ये दोनों मिलकर एक रक्षा पंक्ति बनाते हैं, जिसकी वजह से इस साइड में दीवारें और जो आर्टिफिशियल मिट्टी के काम है ना, वो अननेसेसरी हो गए हैं, अनावश्यक हो गए हैं। Here were ruins of a Franciscan priory। यहाँ पर एक फ्रांसीसी मठों के खंडर थे। एंड अ मिल अटैच्ड टू द सेम, और उसी से जुड़ी हुई एक मिल भी है, चक्की भी है। द वाटर ऑफ विच रोल डाउन अ ब्लैक हैच लाइक द वॉइस ऑफ डिसोलेशन। जिसका पानी उस डिसोलेशन, उस उजाड़ की आवाज की तरह पीछे की ओर क्या करता है, गरजता है, रोड करता है। इसका पानी इतना तेज बहता है पीछे की ओर से, कि वो एक उजाड़ में, जैसे उजड़े हुए हिस्से में एकदम से पानी आ जाता है ना, तो जिस तरह से गर्जना होती है, उसी तरह की गर्जना यहाँ पे इस नदी का पानी करता है। अबव द क्लिफ एंड बिहाइंड द रिवर, चट्टान के ऊपर नदी के पीछे, रोज अ पाइल ऑफ बिल्डिंग्स, इमारतों का एक ढेर लगा हुआ था। एंड इन द फ्रंट ऑफ द पाइल अ स्क्वायर मास कट इनटू द स्काई। और उस ढेर के सामने आसमान में एक स्क्वायर मास है, एक चौकोर ढेर सा है, जो कि काफी ऊंचा है, स्काई की ओर देख रहा है। इट वॉज लाइक अ पेडेस्टल लैकिंग इट्स स्टेचू। यह एक ऐसी कुर्सी की तरह है, एक चेयर की तरह है, पेडेस्टल की तरह है, जिसमें कोई मूर्ति नहीं है। मतलब पेडेस्टल क्या होता है, कि आपने जैसे चौराहे देखे होंगे, कि चौराहे पर चौराहा तो बना दिया है, मतलब चौराहे पर चौराहा बना दिया, ऐसे सेंस है कि चौराहे पर कोई गार्डन टाइप का छोटा सा बना दिया हो, बीच में थोड़ी बाउंड्री करके रख दी हो, दो चार पांच कुर्सी लगा दी हो, इस तरह का तो लगा दिया हो, लेकिन उसके बीच में कोई स्टैचू नहीं है। इस तरह का यहाँ पे ये बना हुआ है। दिस मिसिंग फीचर, तो ये जो गायब विशेषता है, ये जो स्टैचू नहीं है ना इसके बीच में, ये जो गायब विशेषता है, विदाउट विच द डिजाइन रिमेन्ड इनकम्प्लीट, जिसके बिना ये डिजाइन अधूरा रह जाता है, वॉज इन ट्रुथ द कॉप्स ऑफ अ मैन फॉर द स्क्वायर मास फॉर्म्ड द बेस ऑफ द गैलोज। जो कि वास्तव में एक आदमी की लाश थी। क्या थी?
आदमी की लाश थी। फॉर द स्क्वायर मास फॉर्म द बेस ऑफ द गैलोज, क्योंकि ये चौकोर जो एरिया है ये फांसी के तख्ते का आधार बना हुआ करता था इस जगह पर। द एक्सटेंसिव बिल्डिंग्स एट द बैक बीइंग द काउंटी गोल, और पीछे की इमारत जो विशाल इमारतें हैं ये क्या थी, ये काउंटी गेओल थी। गेओल मतलब होता है जेल। तो देखिए हेंचर्ड इस जगह पर आके खड़ा हुआ है, इस नदी के पास में आके खड़ा हुआ है जहां पर एक जेल बनी हुई है, और साथ ही साथ क्या बना हुआ है, एक चौकोर सा एरिया बना हुआ है, डिजाइन वाला एरिया बना हुआ है। ठीक है, जिसको स्क्वायर मास कहा है ना इन्होंने, स्क्वायर मास। ये एरिया यहाँ पे बना हुआ है, और यहाँ पर क्या किया जाता था, यहाँ पर आदमियों को जो कैदी हैं उनको फांसी वगैरह दी जाया करती थी। गोल गावल का मतलब होता है जो जेल होती है ना, जेल वगैरह उनको कहा जाता है गेओल। इन द meadow where Henchard now walked, the mob were wont to gather whenever an execution took place, and there to the tune of the roaring where they stood and watched the spectacle। और जब भी यहाँ पर कुछ होता था इस घास के मैदान में जहाँ पे हैंचड़ अब चल रहा है, तो जब भी यहाँ पर कोई फांसी होती थी ना तो भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। और यहाँ पर गर्जना करने वाले ये जो बांध है, जो नदी बह रही है ना, वो इसकी धुन पर खड़े होकर के वो लोग उस फांसी का तमाशा देखा करते थे। The exaggeration which darkness imparted to the glooms of this region impressed Henchard more than he had expected। तो इस क्षेत्र के अंधकार को, ये जो अंधकार है, डार्कनेस है यहाँ पर, इसने हेंचर्ड को जो अतिशयोक्ति प्रदान की है, ये जो एग्जैजरेशन प्रदान किया है, उससे हेंचर्ड को बहुत ज्यादा एक प्रभावित सा महसूस हुआ है। इस माहौल ने, इस अंधेरे ने, ये जो अंधेरा एग्जैजरेटेड अंधेरा है इस माहौल के द्वारा, देखिए इसको एग्जैजरेटेड क्यों कहा गया है, कि एक तो रात का समय है, बिल्कुल अंधेरा है, साथ ही साथ वहां पर जेल भी है, साथ में वो एक ऐसी जगह के पास खड़ा है जहां से नदी के बहने की आवाज आ रही है। आप कल्पना करके देखना इस चीज को। और उसके भी बाद में वो एक ऐसी जगह के पास में है जहां पर लोगों को फांसी दी जाती थी। तो इसलिए इस जगह को काफी एग्जैजरेटेड कहा गया है, कि एक ऐसी अतिशयोक्ति से भरे हुए स्थान जहां पर बहुत ज्यादा दुख और अंधकार है, जिसको कि हैंचर ने बहुत अधिक प्रभावित किया है। द लग्ब्रियस हार्मनी ऑफ द स्पॉट, तो इस स्थान का, वो लग्ब्रियस का मतलब होता है शोक से भरा हुआ, और हार्मनी मतलब सामंजस्य। तो एक स्थान का वो लग्ब्रियस आर्मी, शोकपूर्ण सामंजस्य, विद हिज डोमेस्टिक सिचुएशन वॉज टू परफेक्ट ऑफ हिम। तो इस स्थान का शोकपूर्ण सामंजस्य उसके घरेलू हालात, जो हालात हैं उसके घर में जो चल रहा है ना, उसके साथ बहुत अधिक परफेक्ट मैच कर रहा था। मतलब ये स्थान भी एक शोक का स्थान है, काफी दुख दर्द का स्थान है। और आज के समय में जो उसके घर में जो माहौल है हेंचर्ड के लिए, क्योंकि बेटी को तो पता ही नहीं है चीजों का, तो हेंचर्ड के लिए जो घर का माहौल है ना, वो भी एक शोक से डूबा हुआ माहौल है। तो ये दोनों उसको एक जैसे लग रहे हैं। impatient of effects, scenes and adumbrations। तो ये जो माहौल है ना, ये इस तरह का है हेंचर्ड के लिए, जैसे कि उसको प्रभावित करने वाले जो दृश्य हैं उनका इम्पेशेंट होना यानी कि अधीर होना है, और साथ ही साथ उनका कैसा प्रभाव है, एडम्ब्रेशन। एडम्ब्रेशन का इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाता है, अक्सर भविष्य की किसी घटना को या विचार को संदर्भ देने के लिए किया जाता है। एक शब्द में कहें हम इसको, तो इसको कहेंगे हम पूर्वाभास, या फिर पहले से ही किसी चीज के बारे में एहसास होने लग जाना। तो ये जो माहौल है इसका अपन पूरा अर्थ समझेंगे तो एक साथ हमको ये समझ में आएगा कि ये माहौल हेंचर्ड के लिए इतना शोक से भरा हुआ है, जैसा कि माहौल उसके घर का है। और अब उसको इस बात का भी एहसास हो रहा है कि उसके जीवन में अब काफी ज्यादा दृश्यों की अधीरता हो जाएगी, इम्पेशेंट हो जाएगी, और साथ ही साथ जो आने वाला समय है उसका, उस माहौल के दुख का भी उसको एडम्प्रेशन होने लग गया है, पूर्वानुमान होने लग गया है। मतलब कि अब वो अपने घर में उस खुशी के साथ उतने अच्छे से नहीं रह पाएगा जिस अच्छे से वो इस लेटर के मिलने से पहले रहता था। इट रिड्यूस्ड इट रिड्यूस्ड हिज हार्ट बर्निंग टू melancholy एंड ही exclaimed। तो इसने उसके दिल की जलन को उदासी में बदल दिया और उसने कहा,
Why the deuce did I come here? आखिर मैं यहाँ आया ही क्यों हूँ? He went on past the cottage in which the old local hangman had lived and died in times before that calling was monopolized over all England by a single gentleman, and climbed up by a steep back lane into the town. वो फिर झोंपड़ी के पास से आगे बढ़ा जिसमें पुराने समय पर वो जो फांसी देने वाले लोग होते हैं ना, जिनको हम क्या बोलते हैं, जल्लाद बोलते हैं, ओल्ड लोकल हैंगमैन, पुराने लटकाने वाले जल्लाद रहते थे और मारते थे ऐसे समय में जब उस पेशे पर पूरे इंग्लैंड में एक ही सज्जन का अधिकार हुआ करता था। और एक क्लाइम्ड अप स्टीप बैक इनटू द टाउन इनटू बैक लेन, जो कि पिछली गली में ऊपर की ओर चढ़ जाया करता था। एक ही व्यक्ति ऐसा काम किया करता था, उस व्यक्ति का नाम वाम नहीं बताया गया है, कोई रेफरेंस नहीं दिया गया है, बस इतना बताया गया कि अब वो उस घर के पास से गुजरा है जहां पर पहले जल्लाद रहा करते थे, और एक ही व्यक्ति था इंग्लैंड में जिसका उस पद के ऊपर अधिकार था, और वो भी पीछे लेन के ऊपर चढ़ जाया करता था। फॉर द सफरिंग्स ऑफ द नाइट engendered by his bitter disappointment, उस रात की पीड़ा के लिए जो उस कड़वी निराशा से उत्पन्न हुई थी, he might well have been pitied, उसके ऊपर दया की जा सकती थी। He was like one who had half fainted and could neither recover nor complete the swoon, अब वो एक ऐसे व्यक्ति की तरह था जो कि आधा बेहोश हो चुका था, जो ना तो ठीक ही हो सकता था ना ही पूरी तरीके से बेहोश हो सकता था। In words he could blame his wife but not in his heart, हालांकि शब्दों के जरिए वो अपनी पत्नी को दोषी मान सकता था, लेकिन उसने अपने हृदय में वो ऐसा नहीं कर सकता था। And had he obeyed the wise direction outside her letter, this pain would have been spared him for long, possibly forever, और अगर उसने उस लेटर के ऊपर लिखे हुए जो डायरेक्शन थे, जो निर्देश थे, उनकी पालना की होती, तो शायद इस दर्द से वो बच जाता, ये दर्द उसको स्पेयर कर देता, माफ कर देता, शायद हमेशा के लिए ही। मतलब जो चेतावनी थी लेटर के ऊपर कि जेन की शादी तक नहीं खोला जाना चाहिए, अगर उसने उस वार्निंग को माना होता तो शायद उसको आज इतना दुख नहीं होता। Elizabeth Jane, seeming to show no ambition to quit her safe and secluded maiden courses for the speculative path of matrimony, क्योंकि एलिजाबेथ जेन ने अपने विवाह पथ के लिए कोई सुरक्षित और एक एकांत कुंवारी, जो उसका माहौल था, जो एकांत रहने का, कुंवारी मेडन को बोलते हैं कुंवारी, और सेक्लूडेड का मतलब होता है एकांत में घिरी हुई, और उस चीज को छोड़ने के लिए जेन ने कोई बहुत जल्दबाजी नहीं दिखाई थी। अल्टीमेटली देखिए, इसको ऐसा समझिए आप कि एलिजाबेथ जेन ने कोई एम्बिशन नहीं दिखाया था किस चीज को छोड़ने का, टू क्विट, छोड़ देने का, हर सेफ एंड सेक्लूडेड मेडन, अपना सुरक्षित और एकदम पवित्र कुंवारापन, कोर्सेस फॉर द स्पेक्युलेटिव पाथ ऑफ मैट्रिमनी, उस काल्पनिक रास्ते पर जो कि शादी की ओर या विवाह की ओर जाता था। मतलब कि अभी तक एलिजाबेथ जेन ने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उसने शादी के लिए एक उत्तेजना या उग्रता दिखाई हो, या वो अपना कुंवारापन छोड़ने के लिए, अल्टीमेटली सेक्स करने के लिए वो बहुत ज्यादा उत्तेजित हो। ऐसा कभी भी एलिजाबेथ जेन ने नहीं दिखाया है। उसको आकर्षित होते हुए भी नहीं देखा गया है लड़कों की तरफ। हालांकि डोनाल्ड फायरफे से हाँ उसकी बात हुई थी, पर ऐसा कहीं भी नहीं स्पष्ट हुआ था कि साहब एलिजाबेथ जेन उससे प्यार करने लगी है या फिर उसके बिना वो नहीं रह सकती, जी नहीं सकती। हाँ, उसको उसके साथ बात करना पसंद था, और शायद अगर वो उनकी बातचीत कंटिन्यू रहती तो इनको प्यार हो भी जाता, लेकिन ऐसा स्पष्ट नहीं था कि जेन को उससे प्यार था। ठीक है, क्योंकि प्यार होता तो फिर चाहे हेंचड़ कितना ही मना कर देता, तब वो रुकती थोड़ी। प्यार किया तो डरना क्या, छुप छुप के आहें भरना क्या, ऐसा थोड़ी होता उस समय। हेंचड़ 24 घंटों से भी नजर थोड़ी रखता भाई। तो इसलिए ऐसा दिखाया गया है कि जेन को शादी करने की कोई जल्दबाजी नहीं थी, और शायद हो सकता है वो काफी लंबे समय तक ऐसा करती भी नहीं। इस वजह से हेंचर जिस दुख को आज झेल रहा है, उस वार्निंग के बावजूद जो उसने उस लेटर पे पढ़ी थी, तो इस पूरे मामले का जो कनेक्शन है ना, वो उस वार्निंग से है जो लेटर के ऊपर लिखा हुआ था कि जेन की शादी के दिन तक मत पढ़ना। और जेन की शादी मानो 10 साल बाद होती, तो कम से कम 10 साल तक तो हेंचर उस दुख से बचा रहता। ठीक है। द मॉर्निंग केम आफ्टर दिस नाइट ऑफ अनरेस्ट एंड विद इट द नेसेसिटी फॉर अ प्लान। तो साहब, सुबह हो गई है अब,
और ये जो शाम थी, ये जो रात थी, काफी अनरेस्टफुल थी हैंचर्ड के लिए। तो अशांति की इस रात के बाद सुबह हुई, और उसके साथ ही एक योजना की आवश्यकता भी हुई। he was too far he was far too self-willed to recede from a position, especially as it would involve humiliation। हैंचर्ड जो है वो किसी भी पद से पीछे हटने के लिए बहुत ही स्वार्थी था, खास करके तब जब इसमें अपमान शामिल हो। his daughter he had asserted her to be, and his daughter she should always think herself, no matter what hypocrisy it involved। उसने उसे अपनी बेटी होने का दावा तो किया था, और उसे हमेशा खुद को अपनी बेटी ही समझना चाहिए, चाहे इसमें कितना भी हिपोक्रेसी या पाखंड क्यों ना छिपा हुआ हो। मतलब हेमचंद ने दावा किया है कि भाई तुम मेरी बेटी हो, अब चाहे है चाहे नहीं है, इसके लिए उसको कितना भी पाखंड करना पड़े, लेकिन उसको उसे अपनी बेटी ही समझना चाहिए। बट ही वॉज इल प्रिपेयर्ड फॉर द फर्स्ट स्टेप इन दिस न्यू सिचुएशन। लेकिन इस नई परिस्थिति में वो पहला कदम उठाने के लिए तैयार नहीं था। The moment he came into the breakfast room, Elizabeth advanced with open confidence to him and took him by the arm। तो जिस क्षण वो नाश्ते के लिए रूम में आया, एलिजाबेथ ने खुले आत्मविश्वास के साथ उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि अब जेन तो देखिए समझदार ही दिखाई गई है शुरू से ही। तो अपने पिता के प्रति लगाव दिखाने के लिए, अट्रैक्शन दिखाने के लिए उसने पिता के पास आकर उनका हाथ पकड़ लिया है। अब वो कहती है, आई हैव थॉट एंड थॉट ऑल नाइट ऑफ इट, शी सेड फ्रेंकली। मैंने सारी रात इसके बारे में सोचा है, मतलब जो आपने कहा था मुझसे कल कि भाई नाम बदल लेना चाहिए, मैं ही तेरा सही बाप हूँ। उसने काफी स्पष्ट रूप से कहा, फ्रेंकली दोस्ताना व्यवहार से कहा। एंड आई सी दैट एवरीथिंग मस्ट बी एज यू से। और मैं देखती हूँ कि सब कुछ वैसे ही होना चाहिए जैसा कि आप चाहते हो, जैसा आप कहते हो। एंड आई एम गोइंग टू लुक अपॉन यू एज द फादर दैट यू आर, एंड नॉट टू कॉल यू मिस्टर हैंचर्ड एनी मोर। और मैं आपको एक पिता के रूप में अब देखूंगी जो कि आप हैं, और मैं अब आपको मिस्टर हैंचर्ड नहीं कहूंगी। इट इज सो प्लेन टू मी नाउ। यह अब मेरे लिए बहुत स्पष्ट है। इंडीड फादर इट इज। वास्तव में पिताजी ये सच है। फॉर ऑफ कोर्स यू वुड नॉट हैव फॉर ऑफ कोर्स क्योंकि जाहिर है, यू वुड नॉट हैव डन हाफ द थिंग्स यू हैव डन फॉर मी। कि जो जो चीज आपने मेरे लिए की है ना, आप चाहते तो उनका आधा भी नहीं करते। कृतज्ञता जता रही है अपने पिता के प्रति, वो कर्टसी जता रही है कि, और ये सब जो आपने मुझे प्यार दिया है, जिस जिस चीज के लिए आपने मुझे सहमति दी है हमेशा, आप चाहते तो उसका आधा भी नहीं करते जो आपने मेरे लिए किया है। एंड लेट मी हैव माई ओन वे सो एंटायरली। और आपने मुझे पूरी तरह अपनी मर्जी से जीने दिया है। एंड बॉट मी प्रेजेंट्स, और मेरे लिए उपहार भी खरीदे हैं। इफ आई हैड ओनली बीन योर स्टेप डॉटर, अगर मैं आपकी सौतेली बेटी भी होती, ही मिस्टर न्यूसन, वो मिस्टर न्यूसन whom my poor mother married by such a strange mistake, जिनसे मेरी गरीब माँ ने एक अजीब तरीके से, अजीब गलती से शादी कर ली थी। हैंचर्ड was glad that he had disguised matters here। हैंचर्ड खुश था कि उसने यहाँ पे मामले को छुपाया था। was very kind, so kind, वो बहुत दयालु था, बड़ा दयालु था। कौन कह रही है इस बात को? जेन कह रही है इस बात को कि वो न्यूसन, जिसने मेरी बेचारी माँ से एक गलती के तौर पे शादी कर ली थी। इस बात को सुन के एंचर्ड काफी खुश हुआ है। वो कह रही है कि न्यूसन काफी काइंड था, बहुत काइंड था। शी स्पोक विद टीयर्स इन हर आईज, उसकी आंखों में आंसू थे ये सब बोलते समय। बट दैट इज नॉट द सेम थिंग एज बीइंग वंस रियल फादर आफ्टर ऑल। लेकिन जो भी था, भले ही वो अच्छा आदमी था, लेकिन ये एक असली पिता होने के समान तो नहीं है ना। नाउ फादर, ब्रेकफास्ट इज रेडी, शी सेड चीयरफुली। अब पिताजी, नाश्ता तैयार है, उसने चीयरफुली कहा है, प्रसन्नता से कहा है। हैंचर्ड बेंट एंड किस्ड हर चीक, हैंचर्ड ने झुककर उसके गाल को चूमा। द मोमेंट एंड द एक्ट ही हैड प्रीफिगर्ड फॉर वीक्स विद अ थ्रिल ऑफ प्लेजर। वह क्षण और कृत्य जिसे उसने अब कई सप्ताहों की आनंद की अनुभूति के साथ में सोचा था, या चित्रित किया था अपने मन के अंदर। Yet it was no less than a miserable
insipidity to him now that it had come। फिर भी अब जब वो आ चुका था तो उसके लिए ये सब चीज एक दुखद नीरसता से कम नहीं थी। इंसिपिडिटी का मतलब होता है नीरसता, मिजरेबल तो दुखद है ही है। मतलब कि अब यहाँ पर जिस माहौल में ये है, उसने इस माहौल का, इस क्षण का अपनी बेटी को अपने जैसा, अपना खुद का मानने का इतने लंबे समय से उसने इंतजार किया था। तो उसको काफी आनंद तो आ रहा था इस चीज के लिए। हालांकि इसमें दुख और नीरसता भी छिपी हुई थी हेंचर्ड के अंदर। His reinstatement of her mother had been chiefly for the girl's sake। उसकी माँ जो है, एंड द, एक मिनट इसको पूरा पढ़ लेते हैं अपन। एंड द फ्रूटिशन ऑफ द होल स्कीम वाज सच डस्ट एंड एशेज एज दिस। मतलब उसकी माँ को रीइंस्टेट करना मतलब पुराने तरीके से याद रखना, पूरा उसकी यादों को बहाल करना। तो उसकी माँ की यादों को बहाल करना उसकी खातिर, अल्टीमेटली किसके खातिर था? उसकी माँ की खातिर था, उस बच्ची का पूरा ध्यान रखना। तो वो ये कहना चाहते हैं कि उसकी माँ को बहाल करना मुख्य रूप से लड़की की खातिर था। और इस पूरी योजना का परिणाम कैसा था? इस तरह की डस्ट थी, धूल थी और राख थी। इस पूरी योजना का परिणाम क्या था कि आखिरकार सूजन जो है वो धूल में मिल गई, राख में बदल गई। देखिए ये चैप्टर ना थोड़ा सा ऑकवर्ड, थोड़ा सा अजीब तो है, ऑकवर्ड तो नहीं कहेंगे इसको, थोड़ा सा अजीब है। बहुत ज्यादा इसका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस नहीं है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है इसका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेकिन दो चार फैक्ट जो हैं अभी अभी अपन ने जिस पूरी क्लास के दौरान हाईलाइट किए हैं, बस वो याद रखने के लिए हैं। बाकी तो इसमें बस एक्सप्लेनेशन ही है, कैसा माहौल है, कैसा आसपास का एरिया है उसका एक्सप्लेनेशन ज्यादा है, थोड़ा फीलिंग्स का, इमोशंस का एक्सप्लेनेशन ज्यादा है। ठीक है, आप इसको देखिएगा, समझिएगा। समझ ना आए तो आप एक बार और फिर देखिएगा, और फिर भी ना आए तो आप कमेंट करके बताइएगा। शायद हम अगली बार कुछ बेहतर कर पाएं। तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।